हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेक्चर 5 का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल क्या होता है। बाय यूजिंग द इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, द प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी विल बी डेवलप पार्ट बाय पार्ट। ओके, जो भी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटीज होती हैं वो कैसे डेवलप होती है, पार्ट बाय पार्ट बोल लें या फिर रिलीज बाय रिलीज। आफ्टर ईच रिलीज ऑपरेशन, part of the system is available at the customer side. What it means, यहाँ पे जो भी फंक्शनैलिटीज आप सिस्टम की डेवलप कर रहे हैं उसको एज अ रिलीज बाय रिलीज डेवलप करेंगे, और हर एक पार्ट के बाद मीन्स हर एक रिलीज के बाद जो भी ऑपरेशनल पार्ट होता है सिस्टम का वो किसको अवेलेबल हो जाता है, आपके कस्टमर साइड पे। नाउ इसमें जो सबसे पहला मॉडल हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल। यहाँ पे हमने देखे थे, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कन्वेंशनल बेस्ड मॉडल्स पढ़े थे सारे, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल हमने पढ़ा था, प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ा था, रैड मॉडल पढ़ा था। आज वाले में हम लोग पढ़ रहे हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल का, जो कि फर्स्ट मॉडल है इंक्रीमेंटल मॉडल। इस मॉडल को इटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल भी बोला जाता है। तो आज हम ये सारे मॉडल्स कवर करेंगे इसके अंदर। तो हमारा इसमें लेक्चर 5 जो हमारा प्रोसेस मॉडल वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इंक्रीमेंटल मॉडल से। Okay, so what incremental model means? This model is used to develop the software product part by part according to the customer's priority list when the requirements are more clear. ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल में आपका जो सिस्टम का डेवलपमेंट होता है वो पार्ट बाय पार्ट होता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू दी जो भी कस्टमर की प्रायोरिटी लिस्ट है, और यहाँ पे भी आप क्या अज्यूम करके चलते हो कि रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीटली क्लियर है। ओके, सो दिस मॉडल ऑल्सो स्टिल यूजेस द वाटरफॉल फ्रेमवर्क एक्टिविटी टू डेवलप द प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी पार्ट बाय पार्ट। तो इंक्रीमेंटल मॉडल जो होता है इसके अंदर जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी होती है वो आपकी वाटरफॉल मॉडल जैसी ही होती है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो भी हो रही है सिस्टम को डेवलप करने के लिए वो पार्ट बाय पार्ट होगी। इस मॉडल के अंदर कोई भी सेपरेट इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, इसलिए इंटीग्रेशन कॉस्ट यहाँ पे इग्नोर कर दी जाती है। नेक्स्ट, इस फ्रेमवर्क इस जो ये वाला फ्रेमवर्क है इसके अंदर कस्टमर का फीडबैक भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पे मान के चलते हैं कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम्प्लीटली क्लियर है। ओके, so in this model the complete operational product is available after certain iteration. So the framework activities of the incremental model is, देखो हमने क्या बोला है, जो incremental model है वो उसकी जो framework activities है वो waterfall model जैसी ही है। तो हमें पता है waterfall model की activities क्या थी, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। तो यही सेम एक्टिविटी आपकी आप इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर भी आ जाएगी। बस यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे एक फर्स्ट रिलीज निकला तो कुछ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है आपने कस्टमर साइड पे डिप्लॉय कर दिया, फिर आफ्टर रिलीज 2 कुछ अच्छे जैसे आप टाइम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। तो इसमें जैसे 6 मंथ्स में क्या होगा, अलग अलग रिलीज निकलती जाएगी आपके प्रोडक्ट के पार्ट्स की, और वो पार्ट्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे जो कि आफ्टर एवरी रिलीज इट विल बी डिप्लॉय टू द कस्टमर साइड। ओके, नेक्स्ट हमारा जो मॉडल होता है वो होता है स्पाइरल मॉडल। इसको विन विन मॉडल भी बोला जाता है। अब विन विन मॉडल क्यों बोला जाता है ये हम अभी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्पाइरल मॉडल होता क्या है। सो दिस मॉडल इज यूज्ड टू डेवलप द कोर प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी इन अ कंप्लीट न्यू डोमेन विथ अ मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट। जो आपका स्पाइरल मॉडल होता है वो कब यूज होता है, कोर प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। जो कोर प्रोडक्ट है उसकी फंक्शनैलिटी को डेवलप करने के लिए किसी भी कंप्लीट न्यू डोमेन के अंदर, जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स का एक मिनिमम सेट है। तो यूजिंग दिस मॉडल द प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी विल बी डेवलप्ड फ्रॉम कोर लेवल टू एडवांस लेवल by continuously taking the qualitative feedback from the customer। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, स्पाइरल मॉडल के अंदर आपका जो प्रोडक्ट फंक्शनलिटी है वो कहाँ से कहाँ पे डेवलप होगी, कोर लेवल से डेवलप होके एडवांस लेवल तक डेवलप होगी, और इस डेवलपमेंट प्रोसेस में जो कस्टमर का फीडबैक है वो कंटिन्यूसली लिया जाएगा, ताकि आप क्या कर सको, एक क्वालिटेटिव सिस्टम एक बना सके, डेवलप कर सके। उसके लिए जो भी कस्टमर है उसका जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके अंदर आपका कंटिन्यूसली फीडबैक लिया जाएगा। तो इसके अंदर जो स्पाइरल मॉडल है इसकी फ्रेमवर्क के अंदर आपके 6 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी कस्टमर कम्युनिकेशन, देन इंजीनियरिंग, देन प्लानिंग, कस्टमर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज, एंड लास्ट इज योर कस्टमर इवेल्युएशन।
तो फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें कस्टमर कम्युनिकेशन, इस स्टेज में क्या होगा, योर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इज प्रेजेंट टू फाइनलाइज द various requirements and all the requirements are documented into the SRS document. Okay, means customer communication केस में क्या होगा, आपके जो कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट आपकी प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी सिस्टम आप बनाना चाह रहे हो, प्रपोज सिस्टम है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज किया जाएगा और SRS डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा। कस्टमर कम्युनिकेशन के बाद जो स्टेज आती है वो होती है हमारी प्लानिंग स्टेज। तो प्लानिंग स्टेज में क्या होगा, सॉफ्टवेयर प्लानिंग मीन्स सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन। ओके, सो इन दिस स्टेज various attributes of the software is estimated using the estimation model. So at the end of this stage software budget will be prepared. बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो सॉफ्टवेयर प्लानिंग है मीन्स आपको सॉफ्टवेयर की प्लानिंग करनी, जो भी सिस्टम आपको बनाना है, जो भी प्रपोज सॉफ्टवेयर हमें बनाना है उसके हमें प्लानिंग करनी है। इसका मतलब हमें उसके एस्टिमेशंस निकालने हैं। एस्टिमेशंस का मतलब क्या है, जो भी एट्रीब्यूट्स आपके काम आने वाले हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वो एस्टिमेट किए जाते हैं और इन एस्टिमेशंस के बेसिस पे आपकी जो भी सॉफ्टवेयर बनाने का बजट होगा वो प्रिपेयर किया जाता है। प्लानिंग स्टेज के बाद आती है आपकी रिस्क एनालिसिस स्टेज। तो रिस्क एनालिसिस स्टेज क्या होती है, वेरियस रिस्क फैक्टर इम्पैक्ट विल बी एस्टिमेटेड। सो द एस्टिमेटेड वैल्यू विल बी मेंटेन्ड इन द सॉफ्टवेयर बजट टू डेवलप द सॉफ्टवेयर ऑन टाइम एंड ऑन बजट। तो यहाँ पे जितने भी रिस्क फैक्टर्स होंगे, ओके, प्लानिंग स्टेज में तो हमने जो भी एट्रीब्यूट्स इंक्लूड होंगे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए वो एस्टिमेट किए थे। रिस्क एनालिसिस में जो सॉफ्टवेयर के लिए आपने प्लानिंग कंप्लीट की है उसके अंदर कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं या कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में, वो एस्टिमेट किए जाते हैं। और इन एस्टिमेटेड वैल्यूज से क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर का जो है बजट जो होता है वो मेंटेन होता है टू डेवलप योर सॉफ्टवेयर ऑन टाइम एंड ऑन बजट। नेक्स्ट स्टेज होती है आपकी इंजीनियरिंग स्टेज। तो इंजीनियरिंग स्टेज क्या होती है, इन दिस स्टेज द प्रपोज सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, आपको क्या करना होगा, इंजीनियरिंग जो होगा स्टेज उसके अंदर जो भी प्रपोज सिस्टम है, ठीक है, उसका डिजाइन डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय यूजिंग द इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। और यही डॉक्यूमेंट आपका जाता है कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज स्टेज में, जहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को आप कन्वर्ट करते हो कोडिंग में और टेस्टिंग एक्टिविटीज में यूजिंग सम बैकग्राउंड लैंग्वेजेस। ओके, और यहाँ पे आपका कोडिंग यानी इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है, टेस्टिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है और उसके बाद जो एक एरर फ्री आपका प्रोडक्ट है वो डिप्लॉय हो जाता है कस्टमर की लोकेशन पे। यहाँ पे रिलीज हो जाने के बाद भी आपका लास्ट जो स्टेज है वो चलेगा, वो है आपका कस्टमर इवैल्यूएशन। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, स्पाइरल जो मॉडल है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली कस्टमर का क्वालिटेटिव फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, तो कस्टमर इवैल्यूएशन फेज में क्या हो जाएगा, continuous qualitative feedback is accepted from the customer to improve the product functionality. So framework design of spiral model is, देखिए स्पाइरल मॉडल में भी क्या होगा, क्योंकि ये आपका इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल है तो रिलीज बाय रिलीज यहाँ पे चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती है और ये 6 फेजेस होते हैं। तो आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है जहां से आप कस्टमर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज और कस्टमर इवैल्यूएशन से फर्स्ट एक कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज पे कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज वाले फेज में आप फर्स्ट अपना प्रोडक्ट रिलीज कर देते हो, रिलीज फर्स्ट अगर इसको माने, यहाँ से फिर आपका फीडबैक लिया जाता है। अगर फीडबैक्स में कुछ इंप्रूवमेंट होते हैं तो वापस से सेम ही प्रोसेस अप्लाई होता है और रिलीज 2 आप इसका पार्ट 2 जो है वो रिलीज हो जाता है। अगेन फीडबैक अगर अभी भी कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि इसमें ऐड होनी है तो वापस से आपका सेम यहाँ पे फॉलो होगा स्टेजेस और फिर आपका रिलीज 3 यहाँ पे आ जाएगा, देन रिलीज 4। इस मतलब कि एक तरीके से स्पाइरल मोड में ये चलता रहेगा जब तक कि फीडबैक के अंदर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आती रहेंगी। जब फीडबैक एक कंसिस्टेंट पार्ट में आ जाएगा कि अब कोई रिक्वायरमेंट चेंजेस नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका कंसिस्टेंट एक प्रोडक्ट बन जाएगा और फाइनल वो प्रोडक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो, इन दिस मॉडल द प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी विल बी डेवलप्ड फ्रॉम कोड लेवल टू एडवांस लेवल अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक, ये मैंने बताया ही था। सो इन दिस मॉडल योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि आप क्वालिटेटिवली फीडबैक लिए जा रहे हो कस्टमर का कॉन्टिन्यूस मैनर में टूवर्ड यूजिंग द हाई एंड फंक्शनैलिटी सिस्टम।
ठीक है। तो क्या है, क्योंकि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है, तो कस्टमर के फीडबैक से ही आप उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम डेवलप कर रहे हो, इस वजह से कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो यहाँ पे काफी हाई होता है। ऑल्सो साइमल्टेनियसली योर डेवलपर सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो हाई टूवर्ड्स डेवलप द क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन टाइम एंड ऑन बजट, क्योंकि डेवलपर और जो कस्टमर है दोनों का कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है और दोनों का कॉपरेशन लेवल हाई है। और हम कह रहे हैं कि कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हाई है क्योंकि उसका क्वालिटेटिवली फीडबैक लिया जा रहा है टू डेवलप द प्रोडक्ट। तो उन फीडबैक्स के अकॉर्डिंगली क्या होगा, डेवलपर भी उस बेसिस पे रिक्वायरमेंट्स को क्लियर कर पाएगा और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डेवलप कर पाएगा। तो उस वजह से क्या होता है, आपका जो डेवलपर का सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो भी काफी हाई होता है। इस वजह से यानी कस्टमर इज ऑल्सो हैप्पी एंड डेवलपर इज ऑल्सो हैप्पी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज विन विन स्पाइरल मॉडल। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, स्पाइरल मॉडल को विन विन स्पाइरल मॉडल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड मॉडल है वो है हमारा कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेस। अब कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होती है, when the components are planned in the software development process then the development cost and development time both are reduced। मैंने आपको बताया था कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जब हमने कल वाले जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें पढ़ा था रैट मॉडल, जिसके अंदर क्या हो रहा था, मॉड्यूल्स में आपने आपके प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया था और हर एक टीम जो है उस मॉड्यूल पे वर्क कर रही थी। तो मॉड्यूल के अंदर काफी सारे फेजेस हमने यूज किए थे जिससे हम उस मॉड्यूल को डेवलप कर रहे थे। और जब उसका जो लास्ट फेज होता है टेस्टिंग वाला फेज, वहां पे क्या होता है, आपको एक एरर फ्री मॉड्यूल मिलता है और उस एरर फ्री मॉड्यूल को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये कंपोनेंट्स बन गए और ये कंपोनेंट्स रीयूजेबल भी होते हैं, तो ये आप इन कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हो, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में लाइब्रेरीज है, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज है, उन लाइब्रेरीज में इन कंपोनेंट्स को सेव करके रखा जा सकता है ताकि इन फ्यूचर अगर कोई नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट आती है जिसमें कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट की आपको यूज है और अगर वो कंपोनेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो आप इजीली उस कंपोनेंट को लाइब्रेरी में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो रादर देन डेवलपिंग इट फ्रॉम दी बेस लाइन। तो उससे क्या होता है, आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट और डेवलपमेंट टाइम दोनों ही रिड्यूस होता है क्योंकि कंपोनेंट ऑलरेडी डेवलप था, आपने सिर्फ उसको लाइब्रेरी में से एक्सट्रैक्ट किया। सपोज आपको अगर आप रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करो और हर बार जितने भी कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सारे कंपोनेंट्स बेस लाइन से बनाना चालू करें, तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट टाइम भी बढ़ेगा और डेवलपमेंट कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, एरर फ्री मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल की सारी टेस्टिंग हो चुकी है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुका है और वो मॉड्यूल अब अवेलेबल है यूज करने के लिए। ओके, तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, ये हमें पता ही है, सो दैट एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द लाइब्रेरी टू यूज्ड इन अ डेवलपमेंट प्रोसेस। तो देखो ये समझ में आ गया, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो लाइब्रेरीज के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल कंपोनेंट्स है, वी विल एक्सट्रैक्ट दैट कंपोनेंट्स फॉर यूज इन आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। Now, this component based development process still uses the spiral framework activities, यानी कि वही जो 6 स्टेजेस हमने पढ़ी थी, कस्टमर कम्युनिकेशन होगा, प्लानिंग होगी, ठीक है, उसके बाद आपका एस्टिमेशन होगा, यहाँ पे जब जो डिजाइन वाला पार्ट है, रिस्क एनालिसिस फैक्टर्स आपके इंक्लूड होंगे, फिर जो डिजाइन वाला और इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है उसमें हम चाहेंगे यहाँ पे एक फ्लो चार्ट यहाँ बना रखा है जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन से कैंडिडेट कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है। फिर आप उन कंपोनेंट्स को देखोगे कि वो कंपोनेंट्स क्या लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। अब अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है, या तो उस लाइब्रेरी के अंदर हो सकते हैं या फिर आप किसी थर्ड पार्टी से उन कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर वो कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं तब तो आप क्या करोगे, उनको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। मैंने 3 चीजें बताई थी इसके अंदर, ऑफ द शेल्फ होता है, फुल्ली एक्सपीरियंस्ड होते हैं और पार्शली एक्सपीरियंस्ड होते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इन तीनों के बेसिस पे जो भी कंपोनेंट है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। अगर वो रिक्वायर्ड कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरी में, तब हम क्या करेंगे, उस कंपोनेंट को बिल्ड करेंगे फ्रॉम द बेस लाइन। ओके, जैसे वो कंपोनेंट बिल्ड हो गया उसको हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी के अंदर रख देंगे, ठीक है, और इस तरीके से आपके रिलीज बाय रिलीज चीजें चलती रहेंगी। यानी कि जब भी कोई कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है तो हम अपनी लाइब्रेरी में, यानी कि खुद की ऑर्गेनाइजेशन की लाइब्रेरी में या थर्ड पार्टी से उस कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अगर अवेलेबल है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है कंपोनेंट तो आप उसको बेस लाइन से बनाना स्टार्ट करेंगे, उसको डेवलप करेंगे और उसको फिर लाइब्रेरी के अंदर रख देंगे, ठीक है।
और ये भी यूज तो पूरा स्पाइरल मॉडल की तरह 6 स्टेजेस करेगा, बस डिजाइन वाले स्टेज में ये एक डिफरेंस आ गया कि कोई कंपोनेंट अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो उस कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो बेस्ड ऑन द डिजाइन डॉक्यूमेंट द लाइब्रेरीज फॉर अ प्रोबेबल कंपोनेंट इज यूज्ड। ठीक है, सो एक्सट्रैक्ट द कंपोनेंट्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड यूज्ड इन अ प्रोजेक्ट इफ ओके अगर कंपोनेंट अवेलेबल है तब तो आप उसको क्या कर लोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे और उसको यूज कर लोगे प्रोजेक्ट में। इफ नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी देन डेवलप द मॉड्यूल फंक्शनैलिटी फ्रॉम द बेसलाइन, लेटर प्लेस इट इनटू द लाइब्रेरी बिफोर रिलीज। अवेलेबल है तो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, अवेलेबल नहीं है तो बेसलाइन से उसको बना के डेवलप करा जाएगा और उसको फिर लाइब्रेरी के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा। So that newly developed product becomes the component for the future project. Okay, तो यानी कि अब वो मॉड्यूल जो है वो क्या बन गया है, कंपोनेंट बन गया, एरर फ्री मॉड्यूल। उस मॉड्यूल को, उस कंपोनेंट को हमने लाइब्रेरी में रख लिया तो अब कभी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स होंगी तो हम उस कंपोनेंट को यूज कर पाएंगे। So in this framework design also the qualitative feedback is accepted from the customer to improve the product functionality. This is right because जो आपका कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल है वो भी स्पाइरल मॉडल ही यूज कर रहा है और स्पाइरल मॉडल में आपका कंटिन्यूअस क्वालिटेटिव फीडबैक लिया जाता है यूजर से। तो सेम आपके कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल में भी कस्टमर का क्वालिटेटिव फीडबैक एक्सेप्ट किया जाएगा जो कि आपको हेल्प करेगा प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने में। ओके, तो ये था आपका कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल। अब हमारा है यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। ठीक है, अब यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल क्या होता है। अब देखो ये सारी चीजें क्या थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने कोशिश की कि लेक्चर्स को थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर दूं ताकि आप थोड़ा बहुत चीजों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कौन से मॉडल में क्या चीज यूज हो रहा है। थोड़ा सा आपको एक दो बार इसको पढ़ने, बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा मिक्स हो जाती है। तो आप बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भाई किस मॉडल के अंदर आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए, किस मॉडल के अंदर मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट से भी काम चल जाएगा, कौन से मॉडल में कंप्लीटली प्रोडक्ट जो है डेवलप होता है, या फिर कौन से मॉडल, कौन से प्रोसेस मॉडल के अंदर आपकी मॉड्यूलराइजेशन अप्रोच यूज की जाती है, कोई जो अलग अलग नाम्स है मॉडल के वो भी आपको पता होने चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट आउट बना सकते हो नोट्स के अंदर, ताकि वो क्या होंगे जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ईजी रहेगा रिकॉल होने में। अब जो हमारा लास्ट मॉडल है वो है हमारा यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल क्या होता है, तो यहाँ पे एक चीज देखें, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द यूएमएल इंडिविजुअल प्रोसीजर्स आर यूज्ड टू डिजाइन द सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो इस वजह से क्या होता था, यूएमएल से पहले क्या होता था, आपके इंडिविजुअल प्रोसीजर्स जो होते थे वो यूज होते थे सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता था, आपका सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस है वो काफी कायोटिक बन जाता था, मीन्स काफी कंफ्यूजिंग बन जाता था। तो यूएमएल को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ, एवरी सॉफ्टवेयर सिस्टम मस्ट बी डिजाइन यूजिंग द यूनिफाइड मॉडल। ओके, ये हम आगे और देखेंगे यूनिफाइड मॉडल्स क्या होता है, सो दैट द ट्रेनिंग कॉस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द यूएमएल द डेवलपमेंट प्रोसेस कंटेन्स द 4 स्टेजेस। कौन कौन सी स्टेजेस होती है आपकी यूएमएल के बेसिस पे डेवलपमेंट की। फर्स्ट होती है आपकी इंसेप्शन। इंसेप्शन किससे रिलेट करेगी, आपकी जो रिक्वायरमेंट वाला फेज है उससे। इलेबोरेशन, इलेबोरेशन किससे रिलेट करेगी, डिजाइन वाले फेज से। नेक्स्ट इज योर कंस्ट्रक्शन विच इज रिलेटेड टू योर कोडिंग फेज, एंड ट्रांजिशन विच इज रिलेटेड टू योर टेस्टिंग एंड सपोर्ट। तो अगर आप क्लासिक एसडीएलसी की बात करो तो क्लासिक एसडीएलसी के जो होते हैं ये वाले फेजेस होते हैं, और अगर इसको ही आप ट्रांजिट कर दो मॉडर्न एसडीएलसी में तो वो क्या कहलाते हैं, इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। ओके, तो ये यूज होता है आपका यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल के अंदर। ओके, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग होती है वो यूनिफाइड मॉडल्स की बेसिस पे होती है, इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्स जो होती है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करके आपके सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग को डेवलप करते हैं। तो ये थे आपके इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। हमने प्रोसेस मॉडल वाला पार्ट जो है कंप्लीट कवर कर लिया है, उसके अंदर मैंने जो जो मॉडल जिसके ऊपर से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में वो कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ये इसके नोट्स मिल जाएंगे जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पे। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू।